औलाद कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप की नज़र में औलाद कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की होती है जो अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने प्रेम और मोहब्बत को पूरी करने के लिए अपने घर बार को, अपने माँ बाप को छोड़ करके चली जाती है। दूर चली जाती है, इतनी दूर चली जाती है कि वो नज़रों से ओझल हो जाती है, जहाँ पर उसकी किसी की नज़र उस पर ना पड़े। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। औलाद से माँ बाप की मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। माँ बार बार अपने पति से कहती है कि बेटी का कोई अता पता नहीं चल रहा है, लंबा अरसा गुजर चुका है, काफ़ी समय हो चुका है, कुछ तो पता करो। बाप कहता है, यानी कि पति कहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से भाग करके चली गई है, अब उसको बुलाने का या फिर उसको खोजने का, उसको तलाश करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ की मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माँ कहती है कि मुझे देखना है, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, उसका पता करो। आखिरकार पति यानी लड़की जो होती है, उसका वालिद, उसका पिता जब उस लड़की को तलाश करने के लिए घर से बाहर निकलता है तो लड़की तो मिलती है, लेकिन लड़की जिस रूप में मिलती है, जिस शक्ल में मिलती है, वाकई वो शक्ल, वो रूप बहुत ही भयानक होता है, वो मंज़र बहुत ही भयानक होता है। लड़की मिलती तो ज़रूर है, लेकिन वो 35 टुकड़ों में मिलती है, 35 हिस्सों में मिलती है। दोस्तों, मैं सरफराज नदवी और आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना का ताल्लुक भारत की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में ही एक क्षेत्र पड़ता है महरौली, महरौली में ही एक इलाका पड़ता है छतरपुर का इलाका। उसी इलाके में D93/1 एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में एक लड़का और एक लड़की काफ़ी दिनों से रह रहे थे, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे थे। वो आपस में बेइंतहा मोहब्बत करते थे। यही कारण था कि वो 1500 किलोमीटर दूर से भाग करके यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने के बाद उन लोगों ने नौकरी तलाश की और फिर जब भी नौकरी से वापस शाम को आते थे, रात को आते थे, तो आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें करते थे। और बातें करते हुए लड़का जो होता है, जिसका नाम आफताब होता है उर्फ पुणे वाला, लड़की से, अपनी गर्लफ्रेंड से जिसका नाम श्रद्धा होता है, वो कहता है कि श्रद्धा, अब हमें अपनी वतन वापस चलनी चाहिए, हमें अपना वतन, अपना घर वापस चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिन हो चुका है, काफ़ी समय गुजर चुका है। लेकिन लड़की कहती है, श्रद्धा कहती है कि नहीं, हम जिस मकसद के तहत आए थे, जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे, उस मकसद को पूरा करेंगे, यहाँ पर शादी करेंगे, बच्चे होंगे और खुशियाँ मनाएंगे। और ये बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि कब ये बातें होते होते ये बातचीत जो है झगड़े में तब्दील हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लड़का, जो कि आफताब होता है, अपनी ही गर्लफ्रेंड, अपनी ही प्रेमिका के गले दबाता है और गला इतना ज़ोर से दबाता है कि वो लड़की मर जाती है। जब मर जाती है तो वो परेशान हो जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब क्या किया जाए। 18 मई 2022 का रात तकरीबन 8:30 या 9 बजे के आसपास की ये घटना है। उस वक्त वो लड़की तो मर जाती है और वो वहीं पर बराबर में बैठ करके वो लड़का सोचते रहता है। वो परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब क्या किया जाए। रात भर ये वक्त सोचने में ही गुजार देता है। सुबह होती है और सुबह होते ही सबसे पहले पास के ही मार्केट में वो जाता है और तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इस तरह के नाम का एक दुकान होता है, उसी दुकान में वो लड़का जाता है और जाने के बाद फ्रिज देखता है। देखते देखते एक फ्रिज उसको पसंद आती है। वो कहता है कि ये फ्रिज मुझे बेहद पसंद है, इस फ्रिज को मुझे लेना है। और वो फ्रिज जो है 300 लीटर का होता है। दुकानदार कहता है कि ठीक है, पूरा पेमेंट आप कर दीजिए, फ्रिज डिलीवर कर दिया जाएगा आज ही के आज ही। उसके बाद वहाँ से निकलता है, दूसरी दुकान जाता है और दूसरी दुकान जाने के बाद एक आरी ख़रीदता है और सीधे घर जाता है। घर जाने के बाद पीछे से फ्रिज डिलीवरी करने वाला नौकर लोग जो होते हैं, वो लोग भी पहुँचते हैं, फ्रिज डिलीवर हो जाता है और जो नौकर लोग जो पहुँचे थे, उसी के हेल्प से फ्रिज को रूम में रखवा लेता है। जिस वक्त वो रूम में रखवा रहा था, उस वक्त लड़की की जो लाश होती है, श्रद्धा की जो लाश थी, वो बाथरूम में थी। दोस्तों, उसके बाद वो बैठ करके सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। उसके बाद बाथरूम में जाता है और लड़की के हिस्से करने लगता है, टुकड़े करने लगता है, लड़की को टुकड़ों में बांटने लगता है। और फिर बांटते बांटते, टुकड़े करते करते लड़की के लाश को काटते काटते शाम हो जाता है, रात हो जाती है। भूख लगती है, ज़ोमैटो ऑर्डर करता है, खाने के कुछ पैकेट्स मंगवाता है और खाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है, यानी लड़की के लाश के हिस्से करने लग जाता है। लेकिन उसे इतनी थकान हो जाती है कि आराम करने की नीयत से कुर्सी पर बैठता है और फिर उसे अचानक से नींद आ जाती है। और उसके बाद नींद जब खुलती है तो वक्त हो रहा होता है 2 बजे रात। जब 2 बजे रात अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो घबरा जाता है, घबरा करके उठता है और फिर सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। लेकिन जो हिस्से उसने कर चुका था लड़की की लाश के, उसी हिस्से में से एक हिस्से को पैकेट में, प्लास्टिक में पैक करता है और पिट्ठू बैग में रख करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद जो महरौली होता है, महरौली और गुड़गांव के रास्ते के बीच में ही लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद जाता है
और बयाबान जंगल, सुनसान जंगल में पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद बैठ जाता है। बैठने के बाद ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं किसी इंसान की आवागमन तो नहीं है, किसी के आहट तो नहीं है। जब देखता है कि यहाँ पर किसी की आवागमन नहीं हो रही है, किसी की आहट नहीं हो रही है, तो फिर बैग से लड़की के लाश के एक हिस्से को निकाल करके वहाँ पर फेंक देता है और फिर से वो अपने घर चला जाता है। फिर सुबह दिन हो जाता है। दिन होने के बाद फिर से अपनी नौकरी पर जाता है। नौकरी से शाम को जब वापस आता है तो फिर से अपने काम में लग जाता है, लड़की के लाश के हिस्से करने लग जाता है। लड़की के लाश के हिस्से करने में उसे 3 दिन का समय गुजर जाता है और पूरे एक लाश को उसने 35 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, 35 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया था और फिर एक एक हिस्से को, एक एक टुकड़े को प्लास्टिक में पैक करके अपने पिट्ठू बैग में रखता था। और फिर डेली का उसका रूटीन बन चुका था, उसका मामूल बन चुका था कि वो डेली उसी जंगल में अलग अलग जगहों पर जाता और एक एक हिस्से को फेंकता रहता। 18 दिन का समय गुजरा। जब 18 दिन गुजर गए, एक एक हिस्से को, लड़की के लाश के 35 टुकड़ों को जगह लगाने में, ठिकाने लगाने में, जब लड़की के लाश के 35 ही टुकड़ों को अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग तरीके से जब फेंक देता है तो उसके बाद वह आराम की, चैन की नींद सोने लगता है और आता है और आराम करने लगता है। वो सोचता है कि दुनिया बस ऐसी ही चलती रहेगी, ये सब कुछ आसान था, हमने जो क्राइम किया है, हम जुर्म किया है, वो सब पच जाएगा, हजम हो जाएगा, दुनिया ऐसी ही चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, जुर्म तो जुर्म होता है, कितने ही शातिराना तरीके से क्यों ना किया जाए, जुर्म तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, गुनहगार तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। इधर लड़की घर से भागी ज़रूर थी, लेकिन माँ बाप की जो मोहब्बत थी वो अंदर से फूट रही थी, माँ बाप की मोहब्बत से अंदर से उबल रही थी। दोस्तों, दरअसल कहानी शुरू होती है मुंबई के मिलाड इलाके से। मुंबई के मिलाड में ही एक कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, और उसी कंपनी में वो लड़की जो श्रद्धा होती है जॉब करती है। जॉब करते करते एक लड़का जिसका नाम आफ्ताब पुणे वाला होता है, उसी लड़के से उसकी मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और मोहब्बत इस कदर बढ़ जाती है कि लड़की एक दिन अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि पापा, एक लड़का है आफ्ताब नाम का, उससे मैं प्यार करती हूँ और उसी से मुझे शादी करनी है। पापा जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि बेटी, दोस्ती तक तो ठीक है, अगर तुम्हारी उससे दोस्ती है तो वो ठीक है, लेकिन शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना ही इस रिश्ते को ना ही समाज इजाज़त देगा, ना ही घर के परिवार के कोई सदस्य इजाज़त देगा। अगर तुम उससे शादी करती हो तो फिर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी। लेकिन लड़की है जो ज़िद पर अड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि नहीं, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ आफ्ताब से, वरना मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है। और एक दिन की बात है कि श्रद्धा अपने घर से भाग जाती है और भाग करके मिलौड में, मुंबई का जो मिलौड का इलाका रहता है, उसी में इलाके में रहने लगती है। दोस्तों, वहाँ रहते रहते फिर आफ्ताब और श्रद्धा दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हमेशा के लिए मुंबई का जो इलाका है इसी छोड़ करके कहीं दूर चले जाएं। और फिर ये दोनों मुंबई का इलाका छोड़ करके 1500 किलोमीटर दूरी तय करके दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट ले करके उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। दोनों नौकरी भी ज्वाइन करने लगते हैं, समय समय से नौकरी करते हैं। रात को जब आते हैं तो दोनों प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ बातचीत भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, श्रद्धा को इस बात का इंतजार था कि वो दिन कब आएगा कि जिस दिन मांग में सिंदूर होगा, गले में मंगलसूत्र होगा और फिर हम लोग लीगली तरीके से पति और पत्नी के रूप में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन जब भी शादी की बात होती थी तो आफ्ताब को गुस्सा आ जाता था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसको ऐसा लगता था कि जो उसने डिसीज़न लिया था वो बिल्कुल गलत था। और उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना अब इस लड़की को छोड़ करके यहाँ से चला जाए और दूसरे शिकार की तलाश किया जाए। दोस्तों, इधर जो लड़की की माँ होती है वो बेइंतहा परेशान होती है, बार बार अपने पति से कह रही होती है कि इतने समय गुजर चुके हैं, 5 महीना का लंबा अरसा गुजर चुका है, अब तो बेटी के बारे में पता करो। बेटी से बात करने की जी चाह रहा है, बेटी से बात करने का, उससे मिलने का मन कर रहा है। लक्ष्मण से जब भी बात करते हैं, उससे पूछते हैं तो लक्ष्मण बेटी के बारे में कोई सूचना देता ही नहीं है। दरअसल लक्ष्मण और श्रद्धा क्लासमेट थे, वो दोनों एक साथ पढ़ाई किया करते थे। जब भी श्रद्धा जो है वो किसी तरह का सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी तो अपने दुख और सुख के बारे में सबसे पहले लक्ष्मण से बात किया करती थी और लक्ष्मण के सहारे से ही उसके घर तक श्रद्धा के बारे में जानकारी पहुंच जाया करती थी और वो लोग जो है शांत से रहा करते थे। लेकिन काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका था, लक्ष्मण भी श्रद्धा के माता पिता तक कोई सूचना नहीं पहुंचा रहा था। इसी बात पर श्रद्धा के जो पिता होते हैं वो लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत दिनों से कोई सूचना नहीं दी है। लेकिन लक्ष्मण जो होता है साफ इनकार करते हुए कहता है कि अंकल, बहुत दिनों से श्रद्धा से हमारी बात ही नहीं हुई है, वो कहाँ है, क्या कर रही है, किस हाल में है, हमें कोई पता नहीं है, इसलिए सॉरी, हम श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद 8 नवंबर 2022 का वो दिन होता है। पिता अपनी बेटी की तलाश में सीधे महरौली दिल्ली जाता है। वहाँ महरौली थाने में जा करके
घटना दर्ज करवाता है, मामला दर्ज करवाता है। पुलिस के सामने कहता है कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है, उसके साथ आपराधिक घटना हुआ है जिसकी वजह से मेरी बेटी मिल नहीं रही है। जिस फ्लैट में वो रह रही थी उस फ्लैट में भी उसके पिता जाते हैं, वहाँ खोजबीन करते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। पुलिस इस मामले को दर्ज करती है, इस घटना को, इस मुकदमा को दर्ज करती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन इस मामला को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जब जांच पड़ताल शुरू होता है तो सबसे पहले सर्विलांस टीम द्वारा इस आफ्ताब के फ़ोन को ट्रेसिंग कॉल पर लगा दिया जाता है और इसी ट्रेसिंग कॉल के थ्रू से ही, इसी के माध्यम से ही सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही पुलिस को सफलता मिल जाती है। यानी कि 8 नवंबर का मामला दर्ज होता है और फिर 12 नवंबर को आफ्ताब हिरासत में आ जाता है, अरेस्टिंग हो जाती है। आफ्ताब को हिरासत में लेने के बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई आफ्ताब श्रद्धा के कत्ल के पीछे की पूरी कहानी को जब बयान करता है पुलिस के सामने तो वाकई पुलिस भी हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है। और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जहाँ जहाँ तक आफ्ताब के द्वारा किया गया इस जुर्म के बारे में जब लोग सुनते हैं तो वाकई लोग भी परेशान हो जाते हैं, लोग भी हैरान रह जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इंसानियत किस हद तक गुजर चुकी है। एक मोहब्बत करने वाला ही एक मोहब्बत करने वाली अपनी प्रेमिका को इस तरीके से 35 टुकड़ों में करके कत्ल कर देता है। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको बाखबर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें।